रीता जी की कथा संसार में सुनते हैं आज पटना की जानी मानी लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी सुनंदा। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी सुनंदा। रात के 12 बजने वाले थे। यामिनी और सौरभ दोनों सो रहे थे, पर समीर अभी भी अपनी पढ़ाई में जुटा हुआ था। 1 घंटा पहले ही उसके मम्मी पापा किसी शादी से लौटे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। समीर भी अब सोने की सोच ही रहा था कि रात की खामोशी को तोड़ते उसके मम्मी पापा की आवाज़ तेज़ होने लगी थी। इस अप्रत्याशित झगड़े से समीर परेशान हो गया। लगता था शादी में ही किसी बात पर दोनों की ठन गई थी। समीर ने ध्यान से झगड़े का कारण जानने की कोशिश की। वही पुराना प्रसंग था, सुनंदा। इस सुनंदा के कारण मम्मी पापा के बीच तनाव और झगड़े अक्सर हो जाते थे। वैसे तो वे दोनों ही अपने झगड़ों को बच्चों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, पर समीर सब समझने लगा था। अब वह इतना छोटा भी नहीं था। पिछले ही साल बोर्ड की परीक्षा पास कर 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। इतना तो वह जान ही गया था कि उसके पिता विपिन कॉलेज के दिनों से ही किसी सुनंदा नाम की लड़की को बेहद चाहते थे और उससे शादी ही भी करना चाहते थे, पर उसके विजातीय होने के कारण संकीर्ण विचारधारों वाले दादाजी और ताऊ जी के सामने उनकी एक नहीं चली थी। वह तो घर परिवार से विद्रोह करके भी शादी कर लेते, पर सुनंदा बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी के लिए तैयार ही नहीं हुई। सुनंदा के इनकार के बाद ही उसके पिता विपिन ने उसकी मम्मी रमा की शादी की थी। शादी के बाद रमा को लोगों ने नमक मिर्च लगाकर उसके पति के प्रेम प्रसंग के विषय में बताना शुरू किया, जिसके कारण दोनों पति पत्नी के बीच में एक लकीर सी खिंच गई थी। फिर तो रमा का रोष जब तक विपिन पर बरसता रहता। समीर कभी कभी अपने पापा की अद्भुत सहनशक्ति देख अचंभित रह जाता था। अक्सर वह बिना कोई जवाब दिए सब कुछ चुपचाप सुनते रहते। कभी कभी ज़्यादा ही दुखी हो जाते तो बोलते, क्या ताना देती रहती हो? तुम्हारे इसी रवैये के कारण ही तो मैं पटना से अपना तबादला कराकर इतनी दूर रांची आ बसा हूँ। पर रमा को तो सुनंदा के नाम से ही चीड़ थी। फिर उस दिन तो वह शादी में मिल गई थी, इसलिए झगड़े बढ़ रहे थे। साथ ही किसी ने रमा को यह भी बता दिया था कि सुनंदा का ट्रांसफ़र भी इस शहर में हो गया है, और विपिन ने एक दिन उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी थी। इतना ही काफ़ी था रमा के भड़कने के लिए। तभी समीर को अपने पापा की गुस्से से भरी तेज आवाज़ सुनाई दी। एक दिन रास्ते में उसे लिफ्ट क्या दे दी? तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हो। वह एक संस्कारी लड़की है, तुम्हारी तरह ओछी हरकतों पर नहीं उतरती है। अगर वह चाहती तो मुझसे शादी करने से उसे कोई नहीं रोक सकता था, पर वह मेरे बुजुर्गों को दुखी करके सुख नहीं पाना चाहती थी। मुझे अपने परिवार से अलग थलग कर सबके मन में जहर नहीं भरना चाहती थी। वह अपनी ही ज़िंदगी में जहर भर ली और एकाकी जीवन बिता रही है। मेरी शादी के बाद कभी पलटकर भी उसने मेरी ज़िंदगी में नहीं झांका। उसी का परिणाम है जो दिन रात तुम उसे कोसती रहती हो। बात तूल पकड़ने लगी। हाँ, मैं तो हूँ ही बुरी। सभी अच्छाइयों का और संस्कारों वाली सुनंदा को ही बुला लो। अब तो तुम्हारा घर वही संभालेगी। मैं आज ही जा रही हूँ अब घर छोड़कर। तभी भड़ाक से कमरे का दरवाज़ा खुला और रमा अपनी अटैची लिए हुए बाहर आ गई। पीछे पीछे सब गुस्सा भूलकर मिन्नतें करते विपिन निकल आए। कैसी बातें करती हो? यह तुम्हारा घर है और अपना घर भी भला कोई ऐसे छोड़ता है? पर रमा पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक विपिन जी का भी गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें सारी परेशानी मुझी से ही तो है, तो तुम क्यों घर छोड़ोगी? मैं ही चला जाता हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम सबसे दूर। बिना किसी को मौका दिए वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। रमा चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई।
पर पति के जाते ही उसका सारा गुस्सा जाने कहाँ गायब हो गया। भागती हुई समीर के कमरे में पहुंची। कुछ करो समीर, तुम्हारे पापा इतनी रात गए जाने कहाँ चले गए। आप भी न मम्मा, एक बात पकड़ लेती हैं तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती हैं। क्या ज़रूरत थी इतनी बात बढ़ाने की। समीर ढूंढने निकला जरूर, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ ढूंढे। थोड़ी देर सड़कों पर भटक कर लौट आया। मम्मा आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में गुस्सा उतर जाने पर पापा स्वयं लौट आएंगे। रमा की चिंता कम नहीं हुई। एक अनजानी आशंका से उसके हाथ पैर सून होने लगे। उस रात तो विपिन नहीं लौटे। दूसरे दिन भी उनका कोई समाचार नहीं मिला, न उनका कोई संदेश भिजवाया। सभी संभावित जगहों पर समीर पता लगाता रहा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वह ऑफिस में भी नहीं पहुंचे थे, न ही कोई फ़ोन आया था। दूसरे दिन भी चिंताओं और आशंकाओं के बीच ही गुजरा। तीसरे दिन समीर पुलिस को सूचित करने के लिए मन बना ही रहा था कि उसी की नज़र अखबार के दूसरे पृष्ठ पर छपे एक समाचार पर अटक कर रह गई। एक लावारिस लाश की तस्वीर छपी थी, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। ध्यान से देखते ही समीर इस तरह उछलकर खड़ा हो गया मानो फन उठाए सांप पर ही उसके पैर पड़ गए हों। अपने पापा की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल थी। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। वह ध्यान से देखा, उसके पापा ही थे। थोड़ी देर के लिए उसे लगा सारी दुनिया ही थम सी गई है। अपने कांपते शरीर का संतुलन बनाना उसे मुश्किल हो रहा था। उसके गले से घुटी घुटी चीख निकल गई, जिसे सुनकर रमा हाथ की चाय की पतीली को पटक कर दौड़ती हुई आ गई। समीर को बदहवास देखकर वह भी घबरा गई। समीर ने बिना कुछ बोले अखबार उसे थमा दिया। फोटो पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर वह कुर्सी का सहारा न लेती तो गिर ही जाती। हिम्मत का कर समीर ने आगे बढ़कर किसी तरह अपनी मम्मी को संभाला। दुख और पश्चाताप से छटपटाती अपनी मम्मी को सांत्वना देना उसके बस में नहीं था। थोड़ी ही देर में बात आग की तरह फैल गई और देखते देखते पूरा घर जान पहचान वालों और रिश्तेदारों से भर गया। पुलिस के अनुसार बॉडी उन्हें रास्ते पर पड़ी मिली थी, जिसके सिर के पिछले हिस्से में चोट का निशान था। समीर को जाने क्यों लग रहा था, शायद पापा ने खुद ही। अब तक तो समीर किसी तरह अपने को संभाले हुए था, पर सामने पड़े पापा के पार्थिव शरीर को देखकर वह अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। वह मम्मी के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। 12-13 दिनों तक आने जाने वालों की कतार सी लगी रही। कई लोगों तो सहानुभूति के आवरण में नमक छिड़कने से भी नहीं चूक रहे थे। समीर का मन इन सहानुभूतियों से लहूलुहान हो रहा था। कुछ दिनों बाद सभी रिश्तेदार कोई न कोई झूठा सा आश्वासन देकर खिसकने लगे। समीर के ताऊजी भी अपना सामान बांधकर पटना जाने को तैयार हो गए। वैसे समीर को वह अपने पापा के भाई कम और दुश्मन ज़्यादा नजर आते थे। उस गमगीन माहौल में भी वो अपने छोटे भाई की कमियां ही गिनाते रहे और जाते जाते समीर को पढ़ाई छोड़कर छोटा मोटा बिजनेस करने और परिवार को संभालने का नसीहत दे गए। समीर के मामा जी की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। उन्होंने भी भरसक प्रयत्न कर कुछ रुपए जुटाकर बहन के हथेलियों पर रख दिए। रमा की नज़रों से भाई की आर्थिक स्थिति भी छिपी नहीं थी। पति का समाप्त होता बैंक बैलेंस, तीनों बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बीसियों खर्चे मुंह बाए खड़े थे और आपका कोई साधन नहीं था। कोई भी आय का साधन नहीं मिल पा रहा था। घर खरीदने के लिए विपिन ने इतने पैसे निकाले थे कि बैंक में पैसे नहीं बचा था। विपिन की सरकारी नौकरी तो थी नहीं जो पेंशन का सहारा मिलता, इसलिए रमा ने कलेजे पर पत्थर रखकर बड़े ही चाव से खरीदी कार और सारा कीमती सामान। भाई को सहायता से बेचकर पैसा इकट्ठा करने का निर्णय लिया। इस तरह पैसा इकट्ठा करने की बात अंत तक रमा ने किसी को पता नहीं चलने दी, पर जाने कैसे उमा बुआ को सब पता चल गया। ससुराल की अवहेलना कर भाई से राय लेते देख उनका विद्रोही मन क्रोध और अपमान से तिलमिला उठा। 1 महीने रहने आई उमा बुआ भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाते जाते विष बुझा तीर चुभा गई।
मैं भी अब यहाँ ज़्यादा रुक कर क्या करूँगी भाभी, तुम्हारे भाई तो हैं ही सब संभालने वाले, अब वही देखभाल करेंगे तुम लोगों की। कुछ दिनों तक रुक कर रमा का भाई रविकांत भी लौट गया। रमा ने भी नहीं रोका था, क्योंकि भाई के प्यार के साथ भाभी की बेरुखी भी उससे छिपी नहीं थी। भाई की गृहस्थी में कहीं दरार न पड़ जाए, इस डर से रमा ने भाई की आस भी छोड़ दी थी। सब सामान्य हो जाने पर भी उसकी आंखों की नींद उड़ गई थी। अब आगे कैसे क्या होगा। पति की अचानक मृत्यु ने वैसे भी उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अगर उसने सब्र और समझदारी से काम लिया होता तो आज अपना ही मन उसे इस तरह न कोसता। एकांत के क्षणों में वह अपने पति की अच्छाइयों को याद करके पश्चाताप में डूब जाती। देखते देखते 1 वर्ष गुजर गया था। रमा ने भी पास के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। साथ ही कुछ बच्चों को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। रखे हुए सारे रुपए समाप्त हो रहे थे। उस साल मेडिकल में दाखिले के टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसमें समीर का सिलेक्शन हो गया था। विपिन का एक बहुत बड़ा सपना था कि समीर को डॉक्टर बनाने का अब पूरा होने वाला था, पर पुत्र की सफलता से प्रसन्न रमा को पैसे की चिंता होने लगी। अपना एकमात्र घर बेचने के अलावा अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी एक दिन शाम को समीर के नाम से एक लिफाफा दे गया। भेजने वाले का नाम पता नहीं था। खोलने पर 20,000 रुपये के साथ एक छोटा सा पत्र समीर के नाम था। प्रिय समीर, यह पैसा तुम्हारे एडमिशन के लिए है। आगे भी तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे ताकि तुम दोनों अपनी पढ़ाई अच्छी तरह जारी रख सको और अपने पापा के सपने पूरा कर सको। मेरे विषय में पता लगाने की कोशिश मत करना। तुम्हारा एक शुभचिंतक। कौन हो सकता है ऐसा शुभचिंतक? रमा का दिल धड़क उठा, पर ज़्यादा सोच विचार करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर तो हर महीने बदस्तूर पैसे आने लगे। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। समीर मेडिकल के अंतिम वर्ष में और सौरभ इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में था। यामिनी भी बीए द्वितीय वर्ष में पहुंच गई थी। समय के साथ साथ दोनों भाइयों को भी काफ़ी संजीदा बना दिया था, पर वहीं यामिनी की उद्दंडता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी आधुनिक वेशभूषा, बात बात की हंसी और बॉयफ्रेंड की बढ़ती संख्या देख रमा का मन किसी अनजानी आशंका से घबरा उठा था। पर दोनों बेटे उसकी आशंकाओं को उसकी दकियानूस सोच कहकर टाल जाते थे। पर एक दिन रमा की आशंकाओं के अनुकूल ही वह दुस्साहसी लड़की घर छोड़कर सैफ अली नाम के लड़के के साथ भाग गई। ऐसे कठिन समय में यामिनी की इस हरकत ने रमा को पूरी तरह तोड़ दिया। दूसरे ही दिन रमा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया। उसे दिल का दौरा पड़ा था। मौत से लड़ती मम्मी को देखकर और प्राइवेट नर्सिंग होम के बेतहाशा खर्चे से वह बुरी तरह घबरा गया। तभी उसे सौरभ ने सूचित किया कि किसी ने मम्मी के हॉस्पिटल अकाउंट में 50,000 रुपया जमा करा दिए हैं। कौन है यह दानवीर? क्या उद्देश्य है उसका जो इतनी मदद उन लोगों की कर रहा था? इस बार समीर ने निश्चय कर लिया था कि मम्मी के ठीक होते ही वह हॉस्पिटल के जरिए उस व्यक्ति का पता लगाएगा। मम्मी के अच्छा होकर घर आने के बाद एक दिन जब वह उसके रूटीन चेकअप करा लौट रहा था तो उसने टैक्सी वाले को उसी पते पर चलने को कहा जिसे उसने हॉस्पिटल से बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। मम्मी को टैक्सी में ही छोड़कर वह उस फ्लैट तक गया था। कॉल बेल दबाते ही एक सुंदर सी औरत ने दरवाज़ा खोला। समीर पर नज़र पड़ते ही पहले तो वह चौंकी, फिर बिना कुछ बोले वह समीर को अंदर ले गई। कमरे में घुसते ही सामने सोफे पर बैठी अपनी बहन यामिनी पर नज़र पड़ते ही समीर को लगा मानो उसके पैर अंगारों पर ही पड़ गए हो। तुम यहाँ कैसे? अपनी आवाज़ की कठोरता से समीर को खुद ही चौंका दिया था। यह यामिनी बिना कुछ बोले समीर से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। समीर ने कठोर शब्दों में उस औरत से कहा, आप कौन हैं और कौन सा खेल खेल रही हैं हमारे साथ? तभी यामिनी बीच में बोली, भैया इन्हें दोष मत दो। इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, वरना अपनी गलतियों के कारण न जाने कहाँ होती। साफ साफ बताओ बात क्या है? भैया है सुनंदा आंटी है। एक बार फिर चौंकने की बारी समीर की थी,
पर वह चुप रहा। पापा की मृत्यु के बाद जब हमारे घर की खराब आर्थिक स्थिति का पता इन्हें चला, तब इन्होंने पापा के अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। हमारी ज़रूरतों पर नज़र रखती और हमारी भरपूर आर्थिक मदद की। इस काम में हमेशा हमारे घर आने जाने वाले पापा के अभिन्न मित्र मुकुंद बाबू ने इनकी सहायता की। यामिनी थोड़ा रुक कर फिर बोली, अब इन्हें मेरे घर से भाग जाने के पता चला तब मुझे तलाशती यह सैफ के घर तक आ गई थी और मुझे समझा बुझाकर यहाँ ले आई थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने सैफ की असलियत मेरे सामने रखी थी कि किस तरह वह अपराधी लोगों से जुड़ा है, और तब जाकर मेरी आंखें खुली थी। मेरे कारण मम्मी पापा के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसलिए घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब पहली बार समीर की भरपूर नज़रें सुनंदा के चेहरे पर टिक गई थी। तेजस्वी, शांत और सौम्य चेहरे की मालकिन सुनंदा आंटी उसे किसी दयालु परी से कम नहीं लगी। जब सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया, तब उसके बिखरते परिवार को अगर सुनंदा आंटी ने सहारा नहीं दिया होता तो वे लोग जाने क्या क्या मुसीबतें झेल रहे होते। जिस मम्मी को उनके नाम से भी नफरत थी, उसी की जान उन्होंने बचाई थी, मजबूरी बस ही सही, पर जिस प्रेमी ने उन्हें दुनिया के इस भयानक जंगल में अकेला छोड़ दिया था, उसी के बिखरते परिवार को उन्होंने समेटा था। समीर का हाथ खुद ब खुद सुनंदा आंटी के पैरों की तरफ झुक गए थे, पर बीच में ही सुनंदा ने उसे थाम लिया था। सुनंदा आंटी, आप महान हैं। कहते कहते समीर का गला भर्रा गया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मुझे महान कहो, बस विपिन के कुछ अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश की हूँ। तो पापा का एक अधूरा काम मुझे भी पूरा करने दीजिए। ज़िंदगी के सफ़र में वह आपको अकेला छोड़ गए थे। मैं चाहता हूँ आप हम लोगों के साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहें। लेकिन समाज और लोग जाने कब आकर रमा दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। अंदर आते हुए बोली, किस समाज की बात कर रही हो सुनंदा? मुसीबत के समय वे लोग कहाँ थे? चलो सुनंदा, अपने घर चलो। बच्चों और घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। ईर्ष्या और घृणा के कारण मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा खो चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह निकले। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की कहानी सुनंदा। धन्यवाद।